सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेज जो है वो स्टार्ट की हुई हैं। राइट गाइस, अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम अपने 3 टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। राइट, और गाइस आज का जो लेक्चर है वो हमारे टॉपिक 4th का सेकंड पार्ट रहने वाला है। ठीक है गाइस, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ की पॉइंट्स देखे थे। ठीक है, और आज भी है जो हम फर्दर की पॉइंट्स के बारे में देखेंगे जो प्रीएम्बल में दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो फर्स्ट है वो रहने वाला है डेमोक्रेटिक। ठीक है गाइस, देखिए बेसिकली 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक तो होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, पहले हम डायरेक्ट की बात करते हैं। देखिए इसमें जो क्या होता है, जो पीपल है उनके पास सुप्रीम पावर होती है। ठीक है, सुप्रीम पावर विद पीपल। ठीक है, अगर मैं किसी कंट्री का एग्जांपल लूँ इसमें तो वो क्या आएगी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि क्या ऐसी वो पावर्स हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होती है। ठीक है, देखिए गाइस बेसिकली 4 तरह की ये इंक्लूड की जाती हैं इसमें। एक है रेफरेंडम, एक है इनिशिएटिव, एक है रिकॉल और एक है प्लेबिसाइट। ठीक है गाइस, देखिए अगर मैं रेफरेंडम की बात करूं तो इसमें अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि कोई लॉ बनने वाला है। ठीक है, कोई लॉ बनने वाला है, सो उसे क्या किया जाता है, उसे रेफर किया जाता है टू इलेक्टोरेट्स। ठीक है, जो लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है, लॉ रेफर किया जाता है एंड दे गिव देयर डायरेक्ट वोट्स। ठीक है, सो वही चीज है कि प्रपोज्ड लेजिस्लेशन रेफर्स टू द इलेक्टोरेट्स एंड दे गिव देयर डायरेक्ट वोट्स। ये किसके अंदर आता है, रेफरेंडम के अंदर। ठीक है, देखिए इनिशिएटिव की बात करो तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो लोग हैं, ठीक है, वो बिल प्रपोज करते हैं खुद से। ठीक है, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बिल को प्रपोज करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लोगों के पास ये पावर है और ये किसके अंदर आती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, अगर मैं रिकॉल की बात करूं तो इसमें क्या होता है, देखिए जो वोटर्स हैं कैन रिमूव रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिसर्स। देखिए जो वोटर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को और ऑफिसर्स को उनके ऑफिस से बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। जितना उनका काम करने का टर्म है, जितना टर्म है उनका, ठीक है, उससे पहले, उसके एक्सपायर होने से पहले ही वो उन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं उनके ऑफिस से। और ये किसके बेस पे होंगी चीज़ें, देखिए कि अगर जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो ऑफिसर है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे से अगर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सो वोटर्स क्या कर सकते हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम देयर ऑफिस। ठीक है, तो ये किसके अंदर आया, रिकॉल के अंदर आया। ठीक है, और अगर मैं प्लेबिसाइट की बात करूं तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा कि डेट जो पीपल हैं उनका ओपिनियन लिया जाता है ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई भी इशू है, ठीक है, उसमें क्या है, लोगों का ओपिनियन लिया जाता है। ठीक है, सो प्लेबिसाइट और रेफरेंडम में देखिए डिफरेंस है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसमें जो है वो लोग क्या करते हैं, अपने वोट देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लोगों का ओपिनियन लिया जाता है। ठीक है, तो ये 4 तरह की जो चीजें हैं ये किसके अंदर आती हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। और ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड, और भी काफी कंट्रीज हैं। ठीक है, पर ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। अगर मैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करूं तो इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। ठीक है, देखिए कि जैसे जैसे हम लोग हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो लोगों के पास जो है सुप्रीम पावर है। ठीक है, पावर हमारे पास क्या है कि हम जो है अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसे वोट देके उसे चुन सकते हैं। ठीक है, सो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका काम होता है जो आगे की जो प्रोसीजर, जो लेजिस्लेचर में जाके जो लॉ वगैरह बनाना, वो सारी चीजें जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होते हैं। ठीक है, पर अल्टीमेटली उन्हें कौन चूज करता है, उन्हें कौन इलेक्ट करता है, वो हम लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम इनडायरेक्टली जो है उस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो आगे जाके जो है जो भी बिल वगैरह बनाने हैं, जो हर चीज जो लेजिस्लेचर में जाके जो भी काम होते हैं वो सारे वो करते हैं। ठीक है, सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है, इंडिया में। ठीक है, सो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर मैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करूं तो इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, देखिए इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगर मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करूं, तो ये कहाँ है, अगर इसकी बात करूं तो मैं इंडिया में, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करूं तो ये कहाँ है, यूएसए में। ठीक है, वैसे मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बताया, हम आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि, ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट है। ठीक है, क्या है यहाँ पे,
प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या है, अगर आपने पढ़ा हो कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तो कोई है ही नहीं, ठीक है। सो वहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। सो ये जो है, ये सारा जो है किसके अंदर आता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब ये चीज़ें कैसे इंश्योर करते हैं, देखिए पहली चीज़ तो आ गई एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, दूसरा periodic election, तीसरा रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, ठीक है। जो इंडियन पॉलिटी का मतलब जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, ठीक है, वो किस तरह से वो चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ठीक है, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जो है कुछ याद रखनी है। देखिए द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज इन द प्रियम्बल इन द ब्रॉडर सेंस, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, जो डेमोक्रेटिक वर्ड यूज किया गया ना प्रियम्बल में, ठीक है, वो ब्रॉडर सेंस में यूज किया गया। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं देता, ये साथ ही साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कहाँ तक, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तक ही लिमिट नहीं है इसकी, ये क्या है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, देखिए पहली स्टेटमेंट जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा इसे आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। कहता है कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक इसके आधार पर सोशल डेमोक्रेसी ना हो, ठीक है। समझे कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो तब तक कायम नहीं रह सकती जब तक इसके आधार पर सोशल डेमोक्रेसी ना हो, ठीक है। और सोशल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, मींस अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। देखिए लिबर्टी का मतलब होता है कुछ करने की आज़ादी, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, सोशल डेमोक्रेसी। सो यही चीज़ बोली है कि पॉलिटिकल, मतलब सिंपल सी मैं बोलूँ तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी एग्जिस्ट करेगी अगर यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी है तो, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सोशल डेमोक्रेसी मैंने बता दी, इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब देखिए कि जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है और ये फ्रेटर्निटी है, हम इन लोगों को इन लोगों को नहीं, इन तीनों चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते, इन तीनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। याद रखिएगा, अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी एक को भी अलग किया गया तो जो पर्पस है डेमोक्रेसी का वो क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है, ठीक है, इन तीनों को जो है अलग नहीं किया जा सकता। अगर किसी एक चीज़ को भी अलग किया गया तो जो पर्पस है डेमोक्रेसी का वो क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम इक्वालिटी एंड इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम लिबर्टी। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि जो लिबर्टी है उसको इक्वालिटी से अलग नहीं किया जा सकता, इक्वालिटी को लिबर्टी से अलग नहीं किया जा सकता। वो क्यों नहीं किया जा सकता वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। नॉर कैन इक्वालिटी एंड लिबर्टी बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम फ्रेटर्निटी, ठीक है। ना ही तो इक्वालिटी और लिबर्टी को फ्रेटर्निटी से अलग किया जा सकता है। अब क्यों, ये चीज़ हम देखते हैं। देखिए अगर आपको अगर मान लीजिए आपको इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, ठीक है, अगर आपको समानता नहीं है और लिबर्टी है आपके पास, तो इससे क्या होगा। अगर यहाँ पे अगर एक सोसाइटी में मान के चलिए अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, अगर आपको समानता नहीं दी जा रही है बट आपको लिबर्टी है। देखिए पहले तो मैं लिबर्टी का कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ कि देखिए कुछ करने की आज़ादी, ठीक है, बट आज़ादी भी मतलब याद रखिएगा कि अपने देश के हित में रहकर जो आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कोई मतलब देश को कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारी कंट्री को कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, उस तरह की चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, वहाँ तक आपको आज़ादी है, ठीक है। उससे बियॉन्ड मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी चीज़ करने की आज़ादी कि आप कुछ भी चीज़ें करें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो रूल्स बने हैं उसके अंदर रहकर जो है, जो लिमिट सेट की गई है उसके अंदर रहकर आप कोई भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ बोली है कि अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है और अगर आपको लिबर्टी दे दी जाती है तो वो क्या करेगा, वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी, ठीक है। मतलब कि इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है और लिबर्टी दे दी जाती है, ठीक है, सो क्या होगा कि कुछ लोगों की जो पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और कुछ लोगों की पावर जो है वो कम हो जाएगी इफ़ देर इज़ नो इक्वालिटी, ठीक है। सो इसलिए ये चीज़ कही गई है कि इक्वालिटी को लिबर्टी से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इक्वालिटी नहीं होगी और लिबर्टी दे दी जाएगी तो सुप्रीमेसी हो जाएगी कुछ लोगों के ऊपर,
ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी चीज क्या बोलता है, इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी। अगर आपको इक्वालिटी दे दी जाती है, अगर आपको समानता दे दी जाती है, बट आपको आजादी नहीं है कुछ करने की, या फिर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, सो क्या होगा, इट वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ठीक है, अगर आपको कुछ करने की आज़ादी ही नहीं है, बहुत सारी लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शंस है, तो आप कैसे चीज़ें कर पाएंगे। तो उस केस में समानता होने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, सो इसलिए कहा गया है कि इक्वालिटी और लिबर्टी है, ये दोनों साथ साथ काम करेंगी, तो साथ साथ दोनों चीज़ें जो है वो होना ज़रूरी हैं। अगर इक्वालिटी नहीं है, लिबर्टी है, तो सुप्रीमेसी हो जाएगी कुछ लोगों के ऊपर। ठीक है, बहुत से लोगों के ऊपर सुप्रीमेसी हो जाएगी। और अगर इक्वालिटी दे दी जाती है, लिबर्टी नहीं है, सो क्या होगा, इट वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ठीक है, सो आई होप आपको जितने भी मैंने चीज़ें यहाँ पे लाइन समझाई है, ये समझ आपको आई होंगी। ठीक है, देखिए बहुत डीप कंसेप्ट है। ठीक है, और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड इन 1997 दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन establishing an egalitarian social order, rendering to every citizen social, economic and political justice in a social and economic democracy of the भारत रिपब्लिक। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया 1997 में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका क्या विजन है कि एस्टेब्लिश करना एक इक्वल सोसाइटी, ऑर्डर रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन। ठीक है, और हर सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देना, कहाँ किसमें, एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द भारत रिपब्लिक में। ठीक है, सो ये चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको जो है डेमोक्रेटिक जो ये कंसेप्ट है, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, और इसमें बहुत सी मेन चीज़ें जो मैंने आपको ये बताई, कुछ लाइंस जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ आई होंगी। और मैं यही आपको बार बार कहता हूँ कि अगर चीज़ें समझ नहीं आती है ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मैं आपको ये चीज़ फिर से बता पाऊँ। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए पॉलिटी है ना, ठीक है, वो कुछ चीज़ों तक सीमित नहीं है। अगर आप कहेंगे कि आपने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स पढ़ लिए, डीपीएसपी के आर्टिकल्स पढ़ लिए, उस आर्टिकल्स में क्या चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, सो यहाँ तक पॉलिटी नहीं है। इसके बीच और भी काफ़ी ऐसे कंसेप्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको एक नॉर्मल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ये इक्वालिटी लिबर्टी का जो कंसेप्ट है, या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी का जो एक कंसेप्ट है, ये भी आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नहीं समझ आया, तो मैं फिर से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, रिपब्लिक। ठीक है, देखिए अगर मैं डेमोक्रेटिक पॉलिटी की बात करूँ तो इसमें दो तरह की चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, एक तो है मोनार्की और एक है रिपब्लिक। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखिए मोनार्की की मैंने आपको, रिपब्लिक वैसे आपको मैंने पहले भी समझाया है, मैं फिर से आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूं। देखिए मोनार्की में बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे जो हेड होते हैं वो कौन होता है, वहाँ का हेड किंग या क्वीन। ठीक है, और मोनार्किकल सिस्टम में सिर्फ यही चीज़ होती है, जो किंग क्वीन की आगे आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, वो जो है फिर वहाँ का हेड बन जाती है। ठीक है, मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, अभी जो हेड है वो किंग क्वीन है, जो उनकी जनरेशन होगी वही आगे आने वाले जो हैं वहाँ के हेड, उस कंट्री के हेड बन जाएंगे। बट रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता। रिपब्लिक में जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, वो इलेक्टेड होता है। ठीक है, और अगर मैं इंडिया के केस में बात करूं, अगर मैं कहूं कि इंडिया में जो है वो कौन सी है, वो तो आपको पता है, रिपब्लिक है। ठीक है, बट जो हेड है क्या वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड है या डायरेक्ट इलेक्टेड है, तो वो कौन सा है, मैंने आपको बताया था, वो क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्टेड। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। और देखिए द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रियम्बल इंडिकेट्स दैट द इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट। कौन है वो, प्रेसिडेंट जी है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। देखिए, ठीक है, देखिए रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग्स। देखिए रिपब्लिक के भी जो इसमें जो दो चीजें और इसमें इंक्लूड की गई हैं, पहली चीज तो है वेस्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल। ठीक है, जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो किस में है, पीपल में, अगर हम अपने इसकी बात करें, एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। ठीक है, मोनार्किकल सिस्टम नहीं है। देखिए लोगों से ही रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, वो जो रिप्रेजेंटेटिव आगे चुन के जाते हैं लेजिस्लेशन वगैरह में, वही जो है आगे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल सोवरेनिटी कहाँ आ गई, लोगों के पास। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। दूसरी चीज द अब्सेंस ऑफ द जो ये क्लास है, प्रिविलेज क्लास है। ठीक है, यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, एंड हेंस
ऑल पब्लिक ऑफिस इज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, जो जितने भी पब्लिक ऑफिस हैं वो सभी हर सिटीजन के लिए क्या है, ओपन है, ठीक है, प्रिविलेज क्लास वाली कोई यहाँ पे बात है ही नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ आपने रिपब्लिक में 2 चीज़ें ये याद रखनी है, ठीक है। चलिए आज का जो लास्ट है हम ये देख लेते हैं, फिर अगला हम जो है पार्ट 3 लाएंगे, उसमें जो है आगे फर्दर जो की पॉइंट्स हैं उसे देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो लास्ट है वो रहने वाला है जस्टिस, ठीक है। देखिए बेसिकली अगर मैं आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 3 टाइप के जस्टिस होते हैं, एक सोशल जस्टिस, एक इकोनॉमिक जस्टिस और एक पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। देखिए सोशल जस्टिस का सिंपल सा मतलब है डेट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी हर सिटीजन को बिना किसी सोशल डिस्क्रिमिनेशन के, जो किसी पे बेस है, कास्ट पे, कलर पे, रेस पे, रीजन, सेक्स एंड सो ऑन, ठीक है। इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ पे जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, हर सिटीजन को वो इक्वल ट्रीट किया जाएगा विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक जस्टिस की बात करूं तो नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे किसी भी लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक जस्टिस में सिंपल सा क्या कंसेप्ट है कि आप जो भी काम, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इक्वल वर्क के लिए जो है वो इक्वल पे दी जाएगी, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया, ठीक है। और पॉलिटिकल जस्टिस दैट इक्वल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, जो सिटीजन्स हैं उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट होना चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये 3 तरह की जो है ये जस्टिस में जो है इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। सो गाइज आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे, हमारा पार्ट 2 जो है वो यहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट जो हम पार्ट 3 लाएंगे उसमें भी अपने जो की पॉइंट्स, जो कीवर्ड्स हैं प्रीएम्बल में, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो गाइज आई होप कि आपको जो है चीज़ें पसंद आई होंगी और चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। देखिए बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया भी है, ठीक है। मेन कंसेप्ट जो हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। और नहीं भी समझ आई कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ज़रूरी नहीं होता कि एक ही बार में हमें चीज़ें समझ आ जाए, कई बार 3-3 4-4 बार भी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें चीज़ें याद नहीं रहती है, समझ नहीं आती, ठीक है। सो इसका बस एक ही तरीका है इसको समझने का कि या तो आप बार बार पूछें या तो आप बताएं कि हाँ मैं ये चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मैं आपको बताऊं, ठीक है। और दूसरा आप जो है उस चीज़ को बार बार क्या करें, रिवीजन करें उसकी, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।